स्वागत है फ्रेंड्स एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टार्ट टू बेसिक में। फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के माध्यम से ज्योग्राफ़ी। क्लास 10th की ज्योग्राफ़ी चल रही है। लेसन 4 है ये, और लेसन 4 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका वीडियो भी आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद से इस पार्ट 2 को देखेंगे तो और ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स जो चैप्टर का नाम है कृषि है, और कृषि के अंतर्गत यह चैप्टर 2 है। आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का शेष भाग। इसके पहले हमने भी जो फसलों के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत कृषि के प्रकार और खाद्य फसलें पढ़े हमने, और उसी के अंतर्गत ये मुख्य फसलें हैं। तो आइए देखते हैं कि मुख्य फसलों का मतलब हो गया कि जो हमारी मुख्य फसलें हम जब बोते हैं कृषि के अंतर्गत, उनके बारे में इसका वर्णन जो है इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। अब देखिए, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण, जाहिर सी बात है कि सभी मिट्टी पे सभी प्रकार की फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं, और जलवायु भी जो है कृषि पे बहुत प्रभाव डालता है। तो जलवायु के अनुसार भी फसलें उगाई जाए। जैसे मान लीजिए बरसात के समय में आप गेहूँ नहीं बो सकते हैं, तो ये किस चीज़ का प्रभाव पड़ा? जलवायु का पड़ा। और इसी के कारण क्या होता है, जगह जगह कृषि में क्या होता है, अंतर मिलता है देखने को, जिसके अंतर्गत हमें कुछ ऐसे फसलें हैं जिसको खाद्य फसलें कहते हैं, और कुछ फसलें ऐसे हैं जो अखाद्य फसलें हैं। जो अखाद्य फसलें का मतलब जो हम खाते नहीं हैं, वो किस दृष्टिकोण से होती हैं लाभकारी? तो व्यापारिक दृष्टिकोण से, जिनका हम क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, और जिनसे अन्य तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। कह रहा सर फ्रेंड्स कि भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जो हैं क्या है, उसमें चावल है, गेहूँ है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। अब चावल के बारे में देखते हैं। चावल जो है भारत में अधिकांश लोगों का क्या है, खाद्यान्न है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है। फ्रेंड्स आपको बता दें, चावल जो है चीन के बाद दूसरा स्थान हमारा है। हमारा जो दूसरा स्थान है चावल का विश्व में, किसके बाद? तो चाइना के बाद। और दूसरी क्या बात है कि भारत का जो है टोटल जो कृषि योग्य भूमि है हमारे पास, उसका 23% भाग पे क्या होता है, तो चावल की कृषि होती है। क्लियर हो गया? पहला कि हम विश्व में दूसरे स्थान पे हैं चाइना के बाद। दूसरा ये है कि भारत में जितनी कृषि भूमि है जो कृषि करने के योग्य है, उसमें 23% पे हम चावल उगाते हैं, और विश्व का 21% जो है चावल जो है भारत में उगाया जाता है। 21% जो है विश्व का चावल भारत में उगाया जाता है। ठीक है, यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए क्या चाहिए, तो तापमान चाहिए। लगभग क्या चाहिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापमान होना चाहिए। आर्द्रता में बात करें तो मुख्य रूप से क्या हो गया, वर्षा। वर्षा क्या चाहिए, तो 100 सेंटीमीटर या उससे अधिक चाहिए। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। अब जहाँ बारिश नहीं हो रहा, ट्यूबवेल के माध्यम से, नहरों के द्वारा जो सिंचाई होता है उसके माध्यम से हम कृषि जो है चावल का करके उसमें सिंचाई करके उगाते हैं। ये चावल का कुछ वितरण आप देख सकते हैं, कहाँ कहाँ है चावल का वितरण। जितना भी ग्रीन एरिया देख रहे हैं आप, यहाँ चावल के खेती उगाया जाता है। जैसे एक पतली पट्टी ये देख रहे हैं, और ये जो देख रहे हैं बेल्ट, ये सब चावल के लिए। और ये जो पश्चिमी तटीय जो है क्षेत्र, यहाँ भी चावल उगाया जाता है। चावल उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ उगाया जाता है, तो उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों में पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय आ जाएगा। उत्तर पूर्वी मैदान में जो है उत्तर प्रदेश, बिहार आ जाएगा, आपका पंजाब, हरियाणा भी आ जाएगा। और उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र कुछ आते हैं जिसमें आपके पूर्वोत्तर के राज्य आ जाएंगे। और डेल्टाई प्रदेश का मतलब हो गया जो समुद्री किनारे के जो क्षेत्र हैं, डेल्टा जहाँ जो डेल्टाई क्षेत्र हैं, वो जो क्षेत्र हैं जो समुद्र के किनारे। डेल्टा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, डेल्टा का मतलब हो गया कि जैसे ये नदी आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये नदी आ रही है और ये समुद्र है,
तो यहाँ पर आकर के एक डेल्टाओं का निर्माण करती है, अपने साथ जो मलबा लाती है यहाँ छोड़ देती है, तो ये एक डेल्टा बन जाता है। ये बड़ा उपजाऊ मिट्टी है। इन डेल्टाई क्षेत्रों में भी क्या होता है, चावल की कृषि की जाती है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल का फसल उगाना संभव हो पाया है। चावल का ये जो है फसल आप देख सकते हैं। गेहूं आ गया, दूसरा कह रहा है गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तरी पश्चिम भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75% क्या चाहिए, तो बारिश चाहिए। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज का मैदान है और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश है। अब जो है काली मिट्टी का जो प्रदेश कौन सा है, तो महाराष्ट्र का जो बेल्ट है वो काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। और बाकी जो है उत्तर पश्चिम में जो गंगा सतलज का क्षेत्र है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो आ जाएगा वो क्षेत्र है। देखिए दे भी रहा नीचे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान कुछ भागों में गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। गेहूं की बात चल रही फ्रेंड्स, बता दें आप लोगों को कि गेहूं जो है भारत जो है चौथे स्थान पे है। चौथे स्थान पे हम गेहूं में हैं। सबसे पहले जो गेहूं जो है वह कहाँ पे है, तो रूस है। ठीक है फ्रेंड्स, रूस है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसको यूएसए आप कह सकते हैं। तीसरे नंबर पर चाइना है, ठीक है, और चौथे नंबर पर भारत है, इंडिया है। गेहूं में जो है हम विश्व का, जैसे हमने विश्व का कितना परसेंट, 21% हमने चावल का जो है 21% विश्व में हम चावल जो है उगाते हैं, उसी तरह से गेहूं जो है विश्व का हम 8% उगाते हैं। ठीक हो गया। आइए नीचे देखते हैं। मोटे अनाज के बारे में कह रहा है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले क्या हैं, मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। उदाहरणतया रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। अब देखिए क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार क्या है, तो तीसरी देश की क्या है, महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो पहले नंबर पर क्या हो गया, चावल हो गया, दूसरे नंबर पर गेहूं हो गया और तीसरे नंबर पर क्या आ गया, तो ये ज्वार आ गया। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं कौन से हैं, तो देखिए ज्वार के जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा का देख लीजिए, यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी जो है शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, झारखंड है और अरुणाचल प्रदेश है। तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। ये बाजरे की आप देख सकते हैं फसल। मक्का जो है यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। मतलब ये खाद्यान्न के रूप में भी होती है और पशुओं के लिए चारा जो है के लिए भी मक्का बहुत ही उपयोगी है। अब यह जो है खरीफ के फसल जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का मैंने पढ़ाया हुआ है मिट्टी के बारे में पिछले कक्षाओं में, आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं। वैसे भारत में जो गंगा यमुना का या गंगा सतलज का जो मैदान है वो किस तरह की मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। अब रबी के ऋतु में भी क्या है, मक्का उगाया। जैसे रबी का ऋतु कौन सा हो गया, जिसमें गेहूं हम चना उगाते हैं, तो उसके साथ बिहार में जो है मक्का भी लोग उसी के साथ उगाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्के के उत्पादक के क्या हैं, तो प्रमुख राज्य हैं। ये मक्के का देख सकते हैं आप दृश्य। दालों के बारे में देखते हैं तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। मतलब हम ज़्यादा प्रोडक्शन भी इसका करते हैं और इसका जो है उपयोग भी हम बहुत ज़्यादा करते हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं।
तूर जो है, तूर को क्या बोलते हैं हम? अरहर बोलते हैं। उड़द है, मूंग है, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। कह रहा क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? तो खरीफ के साथ में कौन सी दालें उगाई जाती हैं और रबी के साथ में? तो रबी के साथ में आप जानते हैं कि चना जो है, मटर जो है, ये किसके साथ है? तो ये जो है रबी के फसल के साथ हम उगाते हैं। और खरीफ के साथ में कौन सी दालें उगाई जाती हैं? तो आप मूंग जो देख सकते हैं या उड़द है, जो फसलें हैं ये जो है खरीफ में भी उगा सकते हैं। कह रहा फ्रेंड्स क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें, हाँ ये आप देख लीजिए, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अब अरहर को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी फसलें हैं वो क्या हैं? तो फलीदार हैं और नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता क्या करती हैं? बनाती हैं। मतलब ये इनकी जड़ों में क्या होता है? नाइट्रोजन इकट्ठा होता है जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। इसीलिए जो ये फलीदार फसलें हैं जिसमें चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, तो इनको बोने के बाद से दूसरी फसलें हम बोते हैं। क्योंकि ये जो फलीदार फसलें हैं ये क्या करती हैं कि अपनी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करते हैं, मिट्टी की उर्वरता क्या करती हैं? तो बढ़ा देती हैं। और फिर इन जो फसलों को हम जब काट लेते हैं तो दूसरी फसल बोते हैं तो उनके लिए मिट्टी हमें उपजाऊ मिलती है। तो इसीलिए इसी क्या बोलते हैं? ये रोटेनिंग इनको बोलते हैं, आवर्तन जिसको बोलते हैं, यानी फसल चक्र जिसको कह सकते हैं आप, कि एक फसल के बाद दूसरी फसल उगाएं तो इससे क्या होती है? मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब देखिए, अब दाल का अगर प्रमुख जो है उत्पादक राज्य देखा जाए तो कौन कौन सा हो गया? तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के सटे राजस्थान है और महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश भी है और कर्नाटक, ये दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें कौन सी हैं? तो इसमें आ गया आपका गन्ना। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए जो है 21 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेमी से लेकर के 100 सेमी तक वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर के कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता है। देखिए, गन्ना बोने में बहुत ही शारीरिक श्रम है। पहले तो उसके लिए खेत तैयार करिए, फिर जो है उसको नाली बना करके उसमें रोपाई करिए, फिर कुड़ाई है, सिंचाई है और फिर काट करके मिल तक पहुंचाने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा शारीरिक श्रम लगता है गन्ने के फसल को उपजाने में। कह रहा ब्राज़ील के बाद भारत का क्या नंबर है? तो दूसरा नंबर है गन्ना को उगाने में, और चीनी, गुड़, खड़सारी और सीरा बनाने में काम आता है। गन्ना का उपयोग क्या होता है? तो चीनी, गुड़ और खड़सारी और सीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के क्या हैं? तो मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ये गन्ने का आप देख सकते हैं फसल लगी है। तिलहन का देख लीजिए, तो 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद क्या था? दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। चीन के बाद हमने जो है दूसरा सबसे बड़ा तिलहन का उत्पादन किया है। 2015 में तोरिया के उत्पादन भारत में विश्व में कनाडा और चीन के बाद क्या था? तो तीसरा स्थान था। कनाडा और चीन के बाद भारत का तीसरा स्थान था 2015 में। किस चीज़ के उत्पादन में? तो तोरिया की। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। अब तिलहन की फसलों में क्या क्या आता है? तो देखिए, मूंगफली आ गया, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी, सूरजमुखी, ये भारत में उगाई जाने वाली क्या है? तो मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर क्या है? खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। परंतु इनमें से कुछ तेलों के बीजों को हम साबुन, प्रसाधन जैसा श्रृंगार का सामान है और उबटन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। मतलब 50% जो है तिलहन जो है हमें किससे मिलता है? तो मूंगफली से मिलता है। मतलब मूंगफली जो है तिलहन फसलों में 50% कवर की हुई है। अब
कह रहा है कि गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र मूंगफली के उत्पादक राज्य हैं। कहाँ कहाँ होता है? तो गुजरात में होता है, राजस्थान में होता है, तमिलनाडु में होता है और महाराष्ट्र में मूंगफली का उत्पादन किया जाता है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है। देखिए तिल जो है क्या है? तो उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है। दक्षिण भारत में रबी की अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलों की ऋतु में बोया जाता है। अरंडी जो है खरीफ में और रबी दोनों में बोया जाता है। ये मूंगफली एक किसान लिया है, देख सकते हैं आप। ये सूर्यमुखी है, इसको देख सकते हैं। नीचे सरसों है। चाय का देखते हैं फ्रेंड्स। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। मतलब रोपने वाली जो फसलें होती हैं उसमें क्या है? चाय है, केला है, काफ़ी है, गन्ना है, ये सब क्या है? तो रोपण कृषि वाली फसलें हैं। यह एक महत्वपूर्ण क्या है? पेय पदार्थ फसल है, जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे। तो अंग्रेज क्या है? तो भारत में चाय सबसे पहले लाए वाले कौन थे? तो अंग्रेज थे। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल को निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भलीभांति उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, मतलब उष्ण भी न हो और शीत भी न हो, दोनों के बीच के मौसम को क्या बोलते हैं? उपोष्ण। और क्या ऐसा चाहिए? तो ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरी मिट्टी चाहिए। सुगम जल निकास वाले और ढलवा क्षेत्र, मतलब पहाड़ी पठारी क्षेत्रों में जो है चाय को उगाने के लिए जो है सबसे अच्छा जो है जमीन और जलवायु दोनों पाई जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में क्या क्या आ जाता है? तो इसमें आ जाएगा असम है, पश्चिमी बंगाल है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में चाय उगाई जाती है। 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश था। ये चाय आप देख सकते हैं। चाय की जो है ये महिलाएं जो हैं उसकी पत्तियों को चुनती हुई। काफ़ी क्या है फ्रेंड्स? तो भारत काफ़ी की अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में किस प्रकार की काफ़ी मिलती है? तो अरेबिका किस्म की काफ़ी पाई जाती है। इम्पॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत में किस किस्म की काफ़ी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो याद रखिए अरेबिका किस्म की, ठीक है, पैदा की जाती है, जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की काफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब बागवानी फसलें में कौन कौन सी हैं? तो सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी जो मेघालय में है के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में क्या है? बहुत मांग है। ये सारा आप देख सकते हैं कृषि के अलग अलग। ये भारत में जो है मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू का उत्पादन, ये जो आप दृश्य देख सकते हैं। अब अखाद्य फसलें कौन सी हैं? मतलब वैसी फसलें जिनको क्या कर सकते हैं, हम खाते नहीं हैं, उनका उपयोग हम उद्योग दृष्टिकोण से या व्यापारिक दृष्टिकोण से करते हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? तो उसमें आता है फ्रेंड्स रबड़। रबड़ क्या है? तो रबड़ भूमध्यरेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसको देखिए, कुछ लोगों को उष्ण और उपोष्ण नहीं समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले जो अध्याय हमने पढ़ाए हैं, जो कक्षा 6, 7 और 8 का, उसमें आप जलवायु चैप्टर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ अच्छी तरह से बताया गया है कि उष्ण क्या है, उपोष्ण क्या है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस डिग्री से अधिक क्या है तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय गारो खासियों में पहाड़ियों में उगाया जाता है। कहाँ उगाया जाता है? तो केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मतलब साउथ के पार्ट हो गए, और पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हो गया, मेघालय में गारो, और गारो की जो पहाड़ी है उस पर जो है उगाया जाता है। और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे जो है रबड़ का पौधा उगाया जाता है। क्रियाकलाप दे रहा है फ्रेंड्स, उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनती हैं और हम उनका प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। रेशेदार फसलों के बाकी चैप्टर अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आशा है आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।